तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं चल रही तो यार तैयारी को अच्छे से चलाओ। विदाउट तैयारी तो बातें नहीं बन पाएगी। बिना रिवीजन के कुछ भी चीज़ें पॉसिबल और अच्छे से नहीं हो पाएगी, ये बात आप भी समझते हैं। आपको जाननी पड़ेगी ये बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखो एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं आज से। कितनी तारीख है आज? जो भी होगा तारीख पता नहीं चल रहा कितनी तारीख है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि करंट अफेयर समथिंग लाइक दैट। तो मैं स्पेशल करंट की वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। मैं स्पेशल आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ स्पेशल, ठीक है। ऐसे वीडियो आ भी नहीं रही है करंट अफेयर की, मेरे पर टाइम नहीं मिलता है। बट अभी मेरी कुछ सोच रहा हूँ पर्सनली, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा जीवन का फैसला, कुछ कंडीशंस चल रही है लाइफ में, तो उनका फैसला लेना भी बाकी रह गया। फिर चीज़ें देखते हैं कि कोचिंग का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा था, स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो के बजाय आज के बाद मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करूंगा या जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट आपका लूँगा, उसमें करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, जैसे एशियन गेम में भी परसों कनिष्क का पेपर होता, राजकीय पर्यवेक्षक, वहाँ पे भी क्वेश्चन आ रखा था कि सबसे ज़्यादा अवार्ड कौन सा देश जीता। अब परसों ईओ का पेपर था, उसमें आ रखा था कि भारत सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीता। तो एशियन गेम, तो सपोज करो एशियन गेम के बारे में पढ़ा दिया। अभी बीच में 2023 में आईपीएल हुआ था, आईपीएल पुरुष आईपीएल महिला आईपीएल पहली बार हुआ था, आईपीएल के बारे में पढ़ा दो। समझ में आ रहा है आपके बात? या जैसे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था। स्पोर्ट्स का कोटा ज़्यादा है आरओ के पेपर में भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ पर्सनली, जो रोज़ रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे नोट्स बना रहे हैं मेरे से, तो मैं ये कह रहा था कि आज से आप एक कॉपी साइड में अलग से बना लीजिएगा। मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री हिंदी जी के जो भी मैं क्लासेस दूंगा, तो हमेशा से आज से ही स्पेशल करंट अफेयर पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। हमेशा क्लास के पहले हम कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे रोज रोज क्लास में। तो मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा, अब वीडियो थोड़ा लंबी भी होगी, कल भी मुझे 2-3 मैसेज आ रखे थे पर्सनली कि सर क्लास को थोड़ी लंबी करिएगा, तो मैं इसके लिए यही कर सकता हूँ कि क्लास तो लंबी हो जाएगी, क्लास तो लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि क्लास के प्रारंभ में या क्लास के स्टार्टिंग में हम रोज करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो रोज रोज आपका करंट, तो एक कॉपी अलग से बना लेना करंट अफेयर के लिए, ठीक है, जिसमें तुम करंट अफेयर नोट करो। और मैं तुम्हें सिर्फ वही करंट अफेयर पढ़ाऊंगा जो कि उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहली बात, जैसे खेल पढ़ा दूं, जैसे आज एशियन गेम पढ़ाने वाला हूं, कभी आईपीएल पढ़ा दूं, कभी यूथ गेम करा दूं, कभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पढ़ा दूं, ठीक है, ये पढ़ा दूं। फिर कभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यासों पे, जो मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। कभी हम सिर्फ बात करेंगे जो हमने मिशन लगाए थे, अजय मिशन, गोदावरी मिशन, कावेरी मिशन, सूडान के लिए ये वो मिशन पढ़ेंगे। और फिर हम महीने वाइज पढ़ेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो करंट अफेयर पर रोज चर्चा होगी, रोज। आज के बाद तो करंट अफेयर की झंझट खत्म हो जाएगी, मैं गारंटेड बता रहा हूं, चिंता ही मत करो। बस एक कॉपी अलग से बना लो, क्लास जब भी स्टार्ट होगी पहले करंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई चीज़ें ऐसी जो समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ पूछना होगा, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को देखेंगे कैसा है और कैसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, बातें कैसे होती है और कैसी नहीं होती है। तो हेडिंग डालेंगे करंट के लिए, एशियन गेम। आज मैं थोड़ा एशियन गेम्स का डाटा आपको लिखा देता हूं कि क्या क्या आपको एशियन गेम्स में याद करना है। रोज करंट अफेयर लिखाऊंगा, आज आपसे ही करंट अफेयर लिखना शुरू करें। किसी दिन उत्तराखंड का लिखाऊंगा, कभी नेशनल जीके के लिखाऊंगा, सारा लिखाऊंगा। क्लास अपना एज यूजुअल चलता रहेगा। जो पृथक राज्य आंदोलन पढ़ रहे हो, आपको उस मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं, बस स्टार्टिंग के 10 मिनट फोकस कर लो, ठीक है। एशियन गेम से राजकीय पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चन था, ईओ के पेपर में भी क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आरओ के पेपर में भी आएगा। आए ना आए, आने वाले 1 साल तक चर्चाओं में रहेगा, देखते हैं। एशियन गेम्स का स्टैटिक जीके, मैं करंट अफेयर ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हो, स्टैटिक के साथ जीके के साथ मिक्स करके पढ़ाऊंगा। अगर क्वेश्चन आएगा पहली बार, तो पहली बार एशियन गेम जो हुए थे ना, आपके भारत में हुए थे। 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, और पहली बार जो एशियन गेम हुए हैं, इसको होस्ट करने का मौका भारत को ही मिला, दिल्ली में। पहली बार पूछा जा सकता है, ठीक है। 18वीं एशियन गेम्स कब हुए? 18वीं, तो 2018 में ही हो गए थे। 18वीं वाले 2018 में ही हो गए थे, इससे लास्ट पहले वाले। और इससे लास्ट पहले वाले कहाँ हुए थे आपको पता? तो ये हुए थे जकार्ता में। जकार्ता पहले किसकी राजधानी थी?
इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता। तो इससे पहले क्वेश्चन आएगा एशियन गेम कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में। और मैं तुम्हें करंट अफेयर का पॉइंट बता दूं, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी भी बदल दी। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता होती थी। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग और अधिक तरीके से देंगे। इंडोनेशिया ने राजधानी भी बदल दी। तो यहीं पर फैक्टर करके लिख लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की नई कैपिटल नुस्तारा। इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या है, नई कैपिटल इंडोनेशिया की वो है नुस्तारा। और लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुए थे 18वें वाले 2018 में यहीं पे हुए थे। एशियन गेम 4 साल बाद होते हैं। तो 19वीं एशियन गेम्स की जो प्रतिस्पर्धा हुई थी 4 साल बाद 2022 में होनी चाहिए थी। रूल्स है तो 2022 में होनी चाहिए, मगर 2022 में कोविड की वजह से एशियन गेमों को करवाया नहीं गया था। और जब एशियन गेम 2022 में नहीं हुए तो इसीलिए एशियन गेम कब हुए, 2023 में। और इसी को हमको पढ़ना है, करंट अफेयर में यही तो है, 2023 ही तो चल रहा है। तो एशियन गेम होने कब चाहिए थे, 2022 में। और एशियन गेम 2022 में तो हो नहीं पाए, तो इसलिए एशियन गेम कब करा दिए, 2023 में। और ये 2023 वाले एशियन गेम कहाँ हुए जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये हुए चाइना में। इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये हुए चाइना में। तो क्वेश्चन बोलेगा अभी एशियन गेम कहाँ हुए, तो चाइना में। इससे पहले कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया में। और इंपॉर्टेंट ये भी है, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है, जो 20वें एशियन गेम्स होंगे, 20वें एशियन गेम्स होंगे, अब 22 में होने थे तो 4 साल जोड़ के कब होंगे, 2026 में होंगे। तो 2026 में जो एशियन गेम होंगे, 2026 वाले एशियन गेम कहाँ होंगे, तो ये होंगे आपके नगोया में। और नगोया इन जापान। क्लियर। तो देखो अभी तो हम करंट अफेयर में घुसे भी नहीं, स्टैटिक पढ़ा रहा हूं। पहली बार एशियन गेम 1951 में दिल्ली में हुए थे। अभी एशियन गेम कहाँ हुए, चाइना से। अगर पूछेगा इससे कौन से वाले एशियन गेम थे, तो 19वें नंबर के थे। 19वें नंबर के एशियन गेम कब हुए, 2023 में। मगर आप समझ गए वाकई में 2023 में नहीं होने चाहिए थे, होने कब चाहिए थे, 2022 में, मगर हो नहीं पाए थे। अगर बोलेगा 19 से पहले 18वें वाले कहाँ हुए थे, तो जकार्ता में हुए थे। और अब 20वें वाले 2026 में जाके जो एशियन गेम होने वाले हैं 2 साल बाद, वो कहाँ होंगे, जापान में होंगे, नगोया में। इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या क्या बातें हमको पढ़नी है और क्या क्या बातें हमको नहीं पढ़नी है। इन पॉइंटों को थोड़ा सा करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर 23 सितंबर टू 8 अक्टूबर को होंगझाऊ, ऐसा कोई नाम है, होंगझाऊ प्रांत जगह का नाम है। और होंगझाऊ प्रांत का है, चाइना में। यहाँ पे क्या हुए थे, एशियन गेम हुए थे। और ये एशियन गेम कौन से नंबर के, ये आपको पता चल गया है। एशियन गेम कौन से नंबर के, 19वें एशियन गेम है। इनको 2022 में होना चाहिए था, मगर हो कब रहे, 2023 में हो रहे। कहां पे हुए थे, चाइना में हुए थे। बेसिक सी बात है ये। इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एशियन गेम में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ बेसिक से फैक्ट आप लिखिएगा कि एशियन गेम का शुभंकर क्या था, जिसको बोलते हैं आप शुभंकर को, मस्कट अंग्रेजी वाले। और आदर्श वाक्य क्या था, मोटो। मेमोरीज ऑफ जियांगन। क्या बोलोगे, मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो मेमोरीज ऑफ जियांगन तो क्या हो जाएगा इसका, शुभंकर। अगर क्वेश्चन आएगा एशियन गेम का शुभंकर क्या है मेरे दोस्त, ये पेपर में फंसेगा, तो ये मेमोरीज ऑफ जियांगन। और इसके लिए आपको एक और पॉइंट याद रखना, वो रखना हार्ट टू हार्ट। ये पॉइंट याद रखना, हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। क्या याद रखना है, हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। ये इसका क्या है, ये इसका था मोटो। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि शुभंकर क्या था, तो शुभंकर तो ये था मेमोरीज ऑफ जियांगन, एशियन गेम्स का इस बार। अब क्वेश्चन आएगा मोटो क्या था, तो ये था हार्ट टू हार्ट फ्यूचर @फ्यूचर। इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ये करंट अफेयर है, आप लोगों की डिमांड थी करंट अफेयर की, इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसकी थीम सॉन्ग क्या थी, इस बार का एशियन गेम्स का थीम सॉन्ग क्या था, तो ये था विथ यू
एंड मी। तो बेसिक से फैक्ट ये थे इस बार एशियन गेम कब से कब तक चले थे, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होंगझाओ प्रांत चाइना में हुए थे। इसका शुभंकर क्या निर्धारित किया गया था, मेमोरीज ऑफ जियांगन। इसका मोटो क्या था, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर एंड विथ यू एंड मी इसका थीम सॉन्ग था। एशियन गेम इस बार जो करंट अफेयर का चर्चाओं में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट करके आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना पड़ेगा मेरे भाई, ये पॉइंट तो हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ध्वजवाहक, जब भी एशियन गेम, ओलंपिक गेम या ऐसे गेम होते हैं तो कंट्री वाला जो भी जिस देश से जितने लोग खेलने जाते हैं उनमें से एक सीनियर तो खेलने जाएगा ना, झंडा झंडा पकड़ के जाते आगे, ध्वजवाहक जिसे बोलते हैं। ध्वज मतलब झंडा, अपने देश का झंडा लेके वाहन करने वाला। फिर पूरे जितने भी देश से जा रहे खिलाड़ी पीछे पीछे चलते हैं, हर एक देश करता है। तो इसमें तो ध्वजवाहक थे इंडिया की तरफ से दो थे, ठीक है। एक का नाम था लवलीना जी, लवलीना जी है बॉक्सर, ये महिला बॉक्सर है। और एक का नाम है था हरमनप्रीत, और ये हरमनप्रीत सिंह क्या है, हॉकी के प्लेयर है हमारे भारत टीम के। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हॉकी के कैप्टन भी है हरमनप्रीत सिंह। और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाज है, बॉक्सिंग है। तो नॉर्मल ध्यान रखना, भारत की तरफ से इस बार ध्वजवाहक कितने थे, तो ध्यान रखना लवलीना बोहरगेन, तो लवलीना बोहरगेन खेलती है तो क्या खेलती है, ये मुक्का मारेगी आपको अगर आप याद नहीं करोगे, बॉक्सिंग। और हरमनप्रीत सिंह भी खेलता है तो क्या खेलता है, ये आपको किससे मारेगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हॉकी से। तो ध्यान रखना इस बार 2023 के एशियन गेम में भारत का ध्वजवाहक कौन था। ओपनिंग सेरेमनी में लवलीना बोहरगेन फ्रॉम बॉक्सिंग और हरमनप्रीत सिंह तो हॉकी टीम के कैप्टन है, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्वजवाहक होता है ना, ये क्लोजिंग सेरेमनी में भी होता है। क्लोजिंग सेरेमनी को क्या बोलेंगे, जो भी होगा, समापन, अंग्रेजी में इसको समापन बोलेंगे। देखो ध्वजवाहक तो एक दिन उस दिन चलता ओपनिंग सेरेमनी में, जब शुरू हुए होंगे एशियन गेम्स, कब, 23 सितंबर को। और एक दिन ड्रामा कब हुआ होगा, 8 अक्टूबर को, जिस दिन क्लोजिंग हो रहे थे, लास्ट गेम रहा होगा। तो उस दिन कौन था भारत का ध्वजवाहक, तो उस दिन भारत का ध्वजवाहक था PR श्रीजेश। PR श्रीजेश उस दिन भारत के अंतिम समय में ध्वजवाहक बने थे। अब PR श्रीजेश कौन है, तो PR श्रीजेश है आपके हॉकी टीम के गोलकीपर। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश, ये दिमाग में आप ध्यान में रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वजवाहक लवलीना बोहरगेन, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और समापन ये सीजेस क्या था, ये हॉकी के ही भारत के गोलकीपर है। तो ये बेसिक से फंडे याद रख लीजिएगा, क्या क्या आपको याद करना था और क्या क्या आपको याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट करके इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, भारत ने पहला स्वर्ण जीता, तो पहला स्वर्ण किस में जीता, शूटिंग में जीता और पुरुष शूटिंग में जीता। इंपॉर्टेंट, आप ईओ का पेपर देखना, उसमें क्वेश्चन आ रखा था मैक्सिमम मेडल, भारत मैक्सिमम मेडल किस खेल में जीता, तो ये जीता था एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स भागा दौड़ी वाले ग्राउंड वाले खेलों में। और लगभग कितने जीता, 29। कोई डाटा गलत होगा तो आप भी सही कर लेना। अगर क्वेश्चन आएगा भारत मैक्सिमम गोल्ड, सोना, भारत मैक्सिमम गोल्ड किस में जीता, तो भारत मैक्सिमम गोल्ड जीता निशानेबाजी में। भारत मैक्सिमम गोल्ड किस में जीता था, निशानेबाजी में। और निशानेबाजी में भारत अकेला कितने गोल्ड जीत गया था, 7 गोल्ड। निशानेबाजी में भारत अकेला कितने गोल्ड जीत गया था, 7। धोनी जी का लक्की नंबर है ना 7, तो उसमें भारत अकेला 7 गोल्ड जीत गया था। एक इंपॉर्टेंट है, भारत एक ऐसा गेम है जिसमें 41 साल बाद गोल्ड जीता। इससे पहले भारत 41 साल पहले उसमें गोल्ड जीता था। इंपॉर्टेंट करके 41 साल बाद गोल्ड भारत किस में लेके आया, तो वो लेके आया था घुड़सवारी में, घुड़सवारी में। और आपने कमेंट करके बताना है कौन था वो भारत का घुड़सवार, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस खेल से है, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखो हम तो उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, मगर उत्तराखंड से पढ़ने से पहले अब हम रोज की तरह क्या करेंगे, रोज की तरह क्या करेंगे,
करंट अफेयर को स्टार्टिंग के 10 मिनट चर्चाओं में रखेंगे और चर्चाओं में पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, अब वो नाम है अन्नू रानी। क्वेश्चन आएगा अन्नू रानी का संबंध किससे है, तो अन्नू रानी का संबंध है भाला फेंक से। किससे संबंधित है, भाला फेंक से। आइए, भाला फेंक में क्या जीती थी, गोल्ड। जब भी भाला फेंक का नाम आएगा, जैवलिन थ्रो का नाम आएगा, तो नीरज चोपड़ा जी का नाम आएगा। तो नीरज चोपड़ा जी थे उसमें महारत हासिल करके बैठे हमारे देश में। तो महिलाओं में भी इस बार एशियन गेम में रानी जी है, अन्नू रानी जी। तो अन्नू रानी जी इस बार एशियन गेम महिलाओं में क्या बोलते हैं, भाला फेंक में गोल्ड जीती है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, ऐसा पॉइंट आएगा तो आप आराम से बता दोगे अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है। तो ये भी गोल्ड मेडल विनर है, किसमें, भाला फेंक में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको ध्यान में रखना। अगला, चीन, जापान, कोरिया, भारत। मैं तो आपको करंट अफेयर मेनली पॉइंट बताऊंगा जो कि उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं बाकी और चीज़ों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको करंट अफेयर। अगर मैं स्पेशल करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ाता, स्पेशल करंट अफेयर की क्लास लेता, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को जूम कर करके बता देता। बट फिलहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम तो उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। बट उत्तराखंड के एग्जाम को, पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए हर क्लास में आज के बाद करंट अफेयर आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट डिस्कस कराया जाएगा। रोज 15-20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चन आप रोज करंट अफेयर के लिखोगे भी नहीं, सुनोगे, तो भाई आपका करंट अफेयर तेज हो जाएगा। और आपने देखा होगा जो करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे वो स्टैटिक से जोड़ के बताएंगे, वो नॉर्मल जीके में भी पेपरों में पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान में रखें चीज़ें कैसे कैसे हो रही है और कैसे कैसे नहीं हो रही। ऐसा नॉर्मल करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज़, अगर आप जो नोट्स बनाने वाले बच्चे, कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो आप एक कॉपी साइड में नोट करके अलग रखो करंट अफेयर के लिए। तो इस बार क्वेश्चन आएगा कि जो एशियन गेम है, तो एशियन गेम में सबसे ज्यादा पदक कौन जीता भाई, तो चाइना ही जीता, दूसरे नंबर पे जापान था, तीसरे नंबर पे कोरिया था, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रखिएगा। कौन याद करेगा कि चाइना कितने गोल्ड जीता, लगभग चाइना 201 गोल्ड जीत गया था, वो टोटल कितने जीता, 383 जीता, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास। जापान कितने गोल्ड जीता, कितने जीता, ये नहीं आएगा, ठीक है। आप राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था ईओ से पहले संडे को, देख लीजिएगा। उसमें 25 नंबर की जीएस थी, बाकी सब्जेक्टिव पेपर था। उसमें क्वेश्चन आ रखा था कि एशियन गेम में सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता, उसका सही आंसर था चाइना। मैं बोल रहा हूं राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर आप देख लो, एशियन गेम्स आ रखा था। और ईओ का पेपर तो मैंने सॉल्व भी कराया था, उसमें क्वेश्चन था कि भारत सबसे ज्यादा मेडल किस में जीता है, तो भारत सबसे ज्यादा मेडल इसमें जीता है, एथलेटिक्स में। ये ईओ के पेपर में आया था। तो आपको इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना मैं लिखा रहा हूं ना, आप उतना भरोसे के साथ याद तो करो। आप इतना याद कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको याद करना है, तो इतना याद कर लो, 28, 38, 41, और इन सब को जोड़ोगे तो 107। मैं बोल रहा हूं आरओ के पेपर में एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा कि एशियन गेम में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक एशियन गेम में क्या थी, 4थी रैंक थी। भारत एशियन गेम में कितने मेडल जीता, 28 गोल्ड जीता था। गोल्ड के बाद क्या होता है, सिल्वर कितने जीता था, 38, और रजत पदक कितने जीता था, जो भी आता है ब्राउंज, जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है। ब्राउंज कितने जीता, 41। क्या बोलेंगे, स्वर्ण पदक और कांस्य, रजत पदक और कांस्य पदक। और टोटल भारत कितने जीता, 107, और भारत की रैंक क्या थी, 4थी। बस आप इतना याद कर लो, इससे कुछ नहीं। 2 क्वेश्चन राजकीय पर्यवेक्षक और ईओ के पेपर में क्वेश्चन आ चुके। तो आज हमारी उत्तराखंड की क्लास शुरू होने से पहले हमने छोटा सा देखा था एशियन गेम। अब मैं कह रहा हूं एशियन गेम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो वो चीज़ें तब पढ़ेंगे या जब हम स्पेशल करंट अफेयर की क्लास पढ़ेंगे, हर एक खिलाड़ी को जूम करके कि क्या क्या क्या। फिलहाल उत्तराखंड के करंट अफेयर को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये सफिशियंट है, आप इतनी चीज़ें याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी लिखाने का तो दुनिया भर लिखाया जा सकता है, हम अपना उत्तराखंड पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए 10, 15, 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का इनफ है। मैं बोल रहा हूं जितना लिखा रहा हूं उतना याद कर लो बस, ठीक है। क्विक रिवीजन माय फ्रेंड। तो एशियन गेम पहली बार कब हुए, 1951 में। कहां पे हुए थे, दिल्ली में। इससे पहले एशियन गेम कब हुए थे, 2018 में। कहां, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता थी, अभी बदल के कहां हो गई, नुनसुतारा। रिवीजन करो। 19वें राष्ट्रीय खेल जो एशियन गेम जो इस बार हुए, इस बार कहां पे हुए, चाइना में हुए। इस बार होने कब चाहिए थे,
22 में होने चाहिए थे, मगर 22 में तो हुए नहीं, 22 में तो हुए नहीं, तो कब हुए? 23 में हुए चाइना में। क्यों? कोविड की वजह से। 20 में अगली बार कब होंगे? 2026 में होंगे। 22 में 4 जोड़ोगे तो 26 ही हो जाएगा, 22 में 4 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। और कहाँ होंगे? नगोया प्रांत। नगोया कहाँ पड़ता है? जापान में। कब हुए? तो शुरू, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगता है। अगर बोलेंगे एशियन खेलों की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर को, समापन हुआ था 8 अक्टूबर को। होंगझाओ प्रांत चाइना में पड़ता है। 19वें खेल मेमोरीज ऑफ जियांगन। जियांगन क्या था? उनके शुभंकर था। और हार्ट टू हार्ट क्या था? इनका मोटो था। और विथ यू एंड मी ये क्या था? उनका थीम सॉन्ग। विथ यू एंड मी, अगर आप तैयारी नोट्स बनाओगे और हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो नौकरी लग जाएगी। विथ यू एंड मी। एंड ध्वजवाहक कौन था? लवलीना बोहरगेन बॉक्सिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। और इसके समापन का ध्वजवाहक कौन था? पी आर श्रीजेश। हु इज पी आर श्रीजेश? तो वो हॉकी टीम के क्या है? गोलकीपर है। इसके बाद बात करते हैं ईओ के पेपर में एक क्वेश्चन था, मैक्सिमम मेडल कौन जीता? भारत। तो एथलेटिक्स में जीता था, 29 जीता। और मैक्सिमम गोल्ड की बात करें तो सोना हम निशानेबाजी में जीते, और निशानेबाजी में हम 7 सोने जीत गए। 41 साल बाद एक खेल में हम गोल्ड जीते, वो था घुड़सवारी। और आपने उस घुड़सवार का नाम कमेंट करके बताना कि भारत के लिए घुड़सवारी में गोल्ड कौन जीता। भारत में भाला फेंक में एक नाम बड़ा दुनिया में चर्चित है, नीरज चोपड़ा जी। और भारत में महिला भाला फेंक में भारत गोल्ड जीता था, अन्नू रानी जी, महिला भाला फेंक में गोल्ड। इसके अलावा आपने परसों राजकीय पर्यवेक्षक का पेपर दिया होगा। राजकीय पर्यवेक्षक में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता? तो गोल्ड मेडल ये जीत गया था 201, और लगभग टोटल इनके 383 मेडल थे। इतना डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जापान था, याद रखिए। तीसरे पे कोरिया। भारत की रैंक क्या आई? एशियन गेम में चौथी। भारत गोल्ड कितना जीता? 28। भारत सिल्वर कितना जीता? 38। भारत ब्राउंज कितना जीता? 41। और भारत कुल कितना जीता? तो कुल जीता 107। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी एशियन गेम्स की जो आपको बतानी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी समझ में भी आ गया होगा, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो क्लास की शुरुआत हो चुकी है हमारी, और क्लास की शुरुआत हमने करंट अफेयर के साथ करी थी। कल की क्लास की शुरुआत भी करंट अफेयर के साथ होगी। आप इसे अलग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद अपना पढ़ते वापस। ओके, चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पृथक राज्य आंदोलन। अब वापस बनाते अपने उत्तराखंड को। कैसे कैसे उत्तराखंड बनेगा? क्यों बोला? आपकी करंट अफेयर की झंझट समाप्त। अगर कोई करंट अफेयर करेगा तो उसको करंट अफेयर पढ़ा दिया गया है आज का, और रोज आपको मिल जाएगा। देखो, अभी डेट लिखेंगे 1971, जहां तक कल छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। और 1971 वाली कहानी सुन लीजिएगा। ये कहानी पहले इंपॉर्टेंस क्या समझ लीजिएगा, बीपीडीओ के पेपर में आया था। एक चीज बनती है पर्वतीय विकास निगम। पर्वतीय विकास निगम बनता है, और इस पर्वतीय विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है वो बनता है नैनीताल में। उतार तो आप दोगे, मगर आपको समझना है जो चीज़ है मैं समझाऊंगा। दैट टाइम सीएम ऑफ यूपी में भी सीएम था कमलपति त्रिपाठी। कमलपति त्रिपाठी जी सीएम थे। अब हम लोग डिमांड कर रहे थे उत्तराखंड बनाओ, उत्तराखंड बनाओ, उत्तराखंड बनाओ। वो लोग उत्तराखंड बनाना नहीं चाह रहे थे, या उत्तराखंड बना नहीं रहे थे। तो भाई उत्तराखंड क्यों चाहिए था? कल भी पढ़ाया था, पर्वतीय राज्य की वजह से चाहिए था। तो सीएम साहब ने बोला कि पर्वतीय विकास करना है तो उसके लिए मैं स्पेशल एक निगम बना देता हूं, पर्वतीय विकास निगम बना दिया जाएगा, और तुम्हें अलग राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें विकास की नीड है तो विकास हम करेंगे तुम्हारा, और इसलिए तुम्हारे लिए पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कर दी जाएगी। यार अलग राज्य की डिमांड क्यों कर रहे हो? जैसे तुमने करंट अफेयर की डिमांड करी कि करंट अफेयर की वीडियो बनाओ, तो मैंने क्या किया कि करंट अफेयर की वीडियो क्यों बनानी यार? तुम्हें क्लास में पहले मैं करंट अफेयर पढ़ा दूं रोज के रोज। करंट अफेयर की वीडियो तो मैं रोज नहीं ला सकता, जीके कैसे पढ़ाऊंगा? तो मैंने सोचा करंट अफेयर की वीडियो तो मैं रोज क्लास में स्टार्टिंग के 10 15 20 मिनट करंट अफेयर पे डिस्कस होगा रोज, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी तेज होता रहेगा, क्योंकि हम उसको जीके के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, नॉर्मल करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया।
ये लोग बोले थे अलग राज्य बनाओ, इन्होंने बोला अलग क्यों बनाना है यार, तुम्हारे लिए पर्वतीय विकास निगम बना देंगे। और पर्वतीय विकास निगम जो ये बनता है, इस निगम का हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया जाता है, नैनीताल। ठीक है, समझो होता क्या है। और ये भी देखो बीपीडीओ के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। तो पहले स्टार्टिंग हो चुकी है। लगभग 1973 के टाइम पर हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के हेमवंती नंदन बहुगुणा जी, एचएनबी लिख दूं मैं, हेमवंती नंदन बहुगुणा जी यूपी के सीएम बन गए। यूपी के क्या बन गए, सीएम बन गए। और ये गढ़वाल के बंदे थे, तो गढ़वालियों के हित में तो सोचेंगे ही। इन्होंने पर्वतीय विकास निगम का हेडक्वार्टर नैनीताल से ट्रांसफर करके देहरादून लिया है, क्योंकि देहरादून गढ़वाल में है कि नहीं है। अगर आप भी सीएम होते तो आप भी अपने लिए तो कुछ ना कुछ करते। तो इन्होंने क्या किया, हेडक्वार्टर, पर्वतीय विकास निगम का हेडक्वार्टर नैनीताल से कहां ट्रांसफर करके भेज दिया, देहरादून भेज दिया। अब नैनीताल के लोग नाराज कि कुमाऊं में जब हेडक्वार्टर था तो भाई ऐसा क्यों, वो गढ़वाल में हेडक्वार्टर था तो भाई ऐसा क्यों, ये तो गलत हो गया। नैनीताल में हेडक्वार्टर था तो गढ़वाल वाले लोग नाराज, और वहां पे हेडक्वार्टर था तो कुमाऊं वाले नाराज। अब दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में करें तो करें क्या, दिक्कत है, करें तो करें क्या। और फिर सत्ता जाती है 1975 में। यहाँ पे एचएनबी तो लड़ाई कर देते हैं इंदिरा गांधी के साथ, तुमने सुनी भी होगी कहानी। इमरजेंसी के बाद 1975 में सीएम कौन बनेगा, नारायण दत्त तिवारी जी। 1975 में पावर जाते नारायण दत्त तिवारी के पास, और नारायण दत्त तिवारी कहाँ के, अगेन कुमाऊं के, और कुमाऊं में भी कहाँ के, नैनीताल के। तो फिर उनसे लोग बोलने लगे कि नहीं, पर्वतीय विकास निगम का हेडक्वार्टर वापस लेके आ और नैनीताल लेके आ, क्योंकि तू नैनीताल का बंदा है भाई। मगर नारायण दत्त तिवारी को अभी हम पढ़ेंगे, इनको विकास पुरुष कहते हैं। इन्होंने विकास के कार्य किए हैं, तभी तो विकास पुरुष कहते हैं। और जनता ने जो कहा उन्होंने वही किया। तो इन्होंने सोचा गढ़वाल का बंदा सीएम बना, वह हेडक्वार्टर को गढ़वाल लेके चला गया। अब कुमाऊं का बंदा सीएम बन रहा है, यह हेडक्वार्टर को कुमाऊं लेके आ जाएगा। कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1976 में हेडक्वार्टर चेंज करने की वजह पर्वतीय विकास निगम का विघटन कर दिया। पर्वतीय विकास निगम का विघटन कर दिया, मतलब जो पर्वतीय विकास निगम बना क्या था उसी को समाप्त कर दिया कि ये पर्वतीय विकास निगम ही नहीं रहेगा, तुम लड़ाई कर रहे हो, ये नहीं रहेगा। तो पर्वतीय विकास निगम 71 में बना। कमलपति त्रिपाठी दैट टाइम सीएम थे। लोगों की डिमांड पर उन्होंने कहा अलग राज्य की बात क्या कर रहे हो तुम, विकास निगम बना देते। हेडक्वार्टर नैनीताल था। 1973 में अगले साल जब वो बनते, क्या बोलते से, सीएम बनते हैं, तो हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है। और हेडक्वार्टर चेंज होता कब है, हेडक्वार्टर चेंज 1975 में होता है। हेडक्वार्टर चेंज 1975 में ही होता है। और तब तक ये अलग लड़ाई करके हेमवती नंदन बहुगुणा अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1975 में नारायण दत्त तिवारी के पास आती पावर, और 1976 में वो लोगों को देखते हुए पर्वतीय विकास निगम को ही कैंसिल कर देते कि नहीं, ये पर्वतीय विकास निगम ही लड़ाई की जड़ है। और जब पर्वतीय विकास निगम ही लड़ाई की जड़ है, तो वो क्या करता है, जो अभी तक पर्वतीय विकास निगम था, लड़ाई की जड़, इसी पर्वतीय विकास निगम को समाप्त करके इसकी 2 ब्रांचेस निकाली। और ये बीपीडीओ के पुराने वाले पेपर में आपको देखने के लिए भी मिलेगा, वो था GMVN और ये था KMVN। परिभाषा फुल फॉर्म लिखनी होगी आपको, तो आप लिख लीजिएगा गढ़वाल मंडल विकास निगम। दोबारा कह रहा हूं, गढ़वाल मंडल विकास निगम। और गढ़वाल मंडल विकास निगम बना था 31 मार्च 1976 को। और यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम भी बना, तो ये भी बना 31 मार्च 1976 को। ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जबकि हिस्ट्री कहानी क्या है मैंने तुम्हें बता दी। 1971 पर्वतीय विकास निगम लड़ाई की जड़ थी। 1976 में पर्वतीय विकास निगम का विघटन हो गया कि
पर्वतीय विकास निगम ही नहीं रहेगा, और पर्वतीय विकास निगम की जगह क्या बना दिया, गढ़वाल मंडल विकास निगम, गढ़वाल का अलग विकास निगम बना दिया, और कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल का अलग विकास निगम बना दिया। गढ़वाल वालों के लिए बोले तुम्हारा हेडक्वार्टर पौड़ी, और कुमाऊं वालों के लिए बोले तुम्हारा हेडक्वार्टर नैनीताल, बस। तो अभी जो पर्वतीय विकास निगम था, लड़ाई की जड़, उसके अलग अलग ही दो ब्रांच कर दे, कुमाऊं वालों के लिए अलग, गढ़वाल वालों के अलग। तभी तो नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहते हैं। ऐसी उत्तराखंड में 1973 में बननी थी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, तो 1973 में ही नारायण दत्त तिवारी ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी पास कराई थी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी पास करवाई थी। ठीक है, GMN, GMBN, KMBN के साथ आपने दो चीजों को कमेंट करके बताने हैं। जी कनिसै के पेपर में था GMOU, GMOU कब बना, कहाँ है, और आपने बताना है KMOU कब बना और कहाँ है, ये आपने कमेंट करके बताने। GMBN, KMBN तो मैं बता चुका हूं तुमको। GMOU गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, गाड़ी मोटर वाला, जो गाड़ी की बस चलती, जेमू की बसें चलती, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन GMOU, अब कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन KMOU। तो GMOU, KMOU कब बने, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तुमने बताना है, क्योंकि GMBN और KMBN तो मैं बता चुका हूं, तो कुछ तो तुम्हें भी बताना पड़ेगा दोस्त, ऐसा बातें नहीं चलेगी। ठीक है, अब बात करते आगे। यहां पे हल्का समझने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहा हूं, यहीं पे लिख लीजिएगा। नारायण दत्त तिवारी की बात आई तो नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1924, ठीक है। आप कहीं कहीं पे किताबों में पढ़ोगे तो 1925 भी आपको मिल जाता है, मगर गूगल वगैरह चेक करके देखोगे या इनके बारे में चेक करोगे तो जहां तक मुझे लगता है 1924 सही आंसर है। जन्म 1924 में इनका हुआ था, ठीक है। और 1924 में जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ था, बल्यूटी गांव में हुआ था, बल्यूटी गांव। और बल्यूटी गांव कहाँ पड़ता है आपका, नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ से संबंधित है, नैनीताल से। इसके अलावा ये पॉइंट रखना, उत्तराखंड के पहले सीएम है, उत्तराखंड के पहले सीएम भी यही है। अब उत्तराखंड के पहले सीएम कैसे, निर्वाचित, जो चुनाव जीते, निर्वाचित सीएम, ठीक है। इससे पहले उत्तराखंड के पहले मनोनीत सीएम कौन है, ये भी आप कमेंट करके बता दो तो मजा ही आ जाएगा। ये तो बेसिक सी बात है, सबको आना चाहिए। कुछ लोग तो वीडियो देखते कमेंट नहीं करते, एज यूजुअल जैसे होता है, मगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं आप तो कमेंट कर दो, ठीक है। एज ए गुरु दक्षिणा में आपका कमेंट ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे पॉजिटिव कमेंट करोगे तो जो लोग नए आने वाले होंगे मेरे चैनल पे, वो आपके कमेंट को देख के लगेगा कि हाँ ठीक है, तो मेरे को थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और इन फ्यूचर जब तक पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पैसे का लेन देन होगा या ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच, मुझे फर्जी लगता है। जो मुझे आता होगा वो यूट्यूब पर मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, और अगर पैसों में बेचूंगा, पेड कोर्स करूंगा, वो भी मैंने वैसे ही पढ़ाना है। उसमें मैं कोई स्पेशल थोड़ा ना ले आऊँगा, उसमें भी नारायण दत्त तिवारी रहेगा, उसमें भी उसका जन्म 24 में होगा, उसमें भी उसका गाँव बल्यूटी गाँव होगा। मेरे को समझ में नहीं आता जो बंदा यूट्यूब में पढ़ाता है वो बंदा पेड कोर्स में क्या पढ़ाता है, ये बात मेरी समझ में। पेड कोर्स में स्पेशल कैसे पढ़ा सकता है, और अगर तू पेड कोर्स में स्पेशल पढ़ा रहा है तो यूट्यूब में बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, फिर यूट्यूब में इसका तुम ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। उस पेड कोर्स में ऐसी बात क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है। हाँ, अगर तुम हाथ से लिख के नोट्स बेच रहे हो तो पहले तो नोट्स खरीदने नहीं चाहिए, नोट्स खुद के बनाने चाहिए। बट फिर भी मेहनत वाला काम तो चलो ठीक भी आ रहा है कि मेहनत का पैसा, टाइम का पैसा है। मगर जब यूट्यूब पे भी सेम टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लाइव पढ़ाऊँ, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा तो सेम ही भाई में पढ़ाने का तरीका में चेंज कैसे आ सकता है, ठीक है। तो नारायण दत्त तिवारी 1924-1925 जन्म, बल्यूटी गांव, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम है। मनोनीत कौन है आपने बताना। निर्वाचित सीएम ये है तो कहीं से चुनाव जीते होंगे, तो कहां से चुनाव जीते थे, ये रामनगर सीट से निर्वाचित हुए थे, नामनगर सीट से चुनाव जीत के गए थे एज ए एमएलए, ठीक है। इसके अलावा इनके पास रिकॉर्ड है कि 2 राज्यों का सीएम बनने का, इनके पास रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है इनके पास, 2 राज्यों का सीएम बने थे। इसके अलावा कोई और बंदा नहीं है जो 2-2 राज्यों का सीएम बनाओ। मतलब जब तक हम यूपी में थे तो यूपी के भी सीएम थे, और उत्तराखंड अलग हो गया तो उत्तराखंड के भी सीएम है। तो 2-2 राज्यों का सीएम बनना छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये 2-2 राज्यों के सीएम बने नारायण दत्त तिवारी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। अगला देखेंगे, एक और नाम आया था यहाँ पे, वो नाम आया था आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा। हेमवंती नंदन बहुगुणा को भी यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ये तो हमारे गांव साइड के, ये 1919 बुधानी गांव, लैंसडाउन के आसपास ये गांव है। 1919 बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ था।
इन्होंने जब इंदिरा गांधी से लड़ाई हुई थी इमरजेंसी के दौरान, तो इन्होंने 1979 में एक अलग ही पार्टी बना दी थी लोकतांत्रिक करके, वो याद रखना, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके लिए, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो अगर क्वेश्चन आएगा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कब बनी, तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनी थी 1979 में। और एक इंपॉर्टेंट आता है 1984, ये वाला मुद्दा भी आपको ध्यान रखना है। अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गए थे, अमिताभ बच्चन से चुनाव, ये वाली बात भी बड़ा यूनिक बात है। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन से चुनाव हारे थे। देखो थोड़ा कहानी सुन लो, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। देखो तुम सुनोगे समझोगे तो तुम्हारी समझ में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठा रहेगा। तुम ऐसी बोर्ड से उतार दोगे, कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऐसी नकल मार के नोट्स उतार दोगे तो बातें नहीं बनेगी। 1984 में ना ये हेमंती नंदन बहुगुणा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है, बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा चेहरा था यार ये। और इनकी इंदिरा गांधी से कहीं ना कहीं बोलचाल हो गई थी, क्योंकि 1975 में लगी थी इमरजेंसी, और ये थोड़े एक जेन्युइन और एक अच्छे नेता थे। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और यहां पे देख रहे होंगे आप, उन्होंने अलग अपनी एक पार्टी भी बना दी है। अब ये कांग्रेस के पास एक प्रॉब्लम ये है कि साला एचएनबी को हराना है तो इनके खिलाफ चुनाव लड़ाए, तो किसको लड़ाए यार? कौन इतना बाहुबली आ गया है धरती पे जो एचएनबी को हरा दे? एचएनबी को हराना छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा अच्छे जेन्युइन नेता रहे होंगे तभी तो। जैसे आजकल मानो ना मानो देश में मोदी जी की बड़ी चलती है, मोदी जी को कोई चुनाव हरा दे इट मीन्स वो भी पावरफुल नेता है। मोदी जी को चुनाव हराना आज की डेट में ऐसा नहीं है यार। मोदी जी ने बोला गांव में कि थाली बजा दो, और हम लोगों ने थाली बजा दी गांव में बोलने पे। एक ऐसा बंदा, ठीक है, तो बोलने का मतलब है चलती है भाई देश में, बनती है भाई देश में, नाम है भाई देश में, रुतबा है देश नहीं दुनिया में। दुनिया का भी शायद से अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सर्वश्रेष्ठ लीडर का दर्जा या अवार्ड उनको मिला, मोदी जी को। ऐसी थे हेमंती नंदन बहुगुणा जी, इनको कौन हरा सके। तब इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी ने एक दिमाग लगाया था कि इनके खिलाफ एक ऐसा बंदा उतारेगा जिसकी फेस वैल्यू तकड़ी होगी। फेस वैल्यू बोले तो जिसकी अपनी अलग ही एक फैन बेस है। सपोज करो मोदी जी को खिलाफ तो चुनाव लड़ेंगे कोई भी नेता तो हार जाएगा, मगर मोदी जी के खिलाफ धोनी को चुनाव लड़ा दिया तो धोनी की एक बहुत पावर है, धोनी को बहुत काफी फैन है। धोनी नहीं है तो जैसे मैं हूं विराट कोहली, तो विराट कोहली का भी डाई हार्ट फैन है। साला विराट कोहली अगर चुनाव लड़ जाए मोदी जी के खिलाफ तो उसका भी तो एक अलग रुतबा है, फैन बेस है, तो क्या पता जीत जाए। अरे हारे जीते वो तो भग पर मैं बोल रहा हूँ, क्या पता जीत जाए, मतलब फेस वैल्यू तकड़ी है ना कि यार उसके पीछे उसके कहने पे एक वोट दे सकते लोग, हाँ कि ना। तो ऐसी उस समय भारतीय सिनेमा में एक नेम था अमिताभ बच्चन जी, जो अभी केबीसी खेल रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी को लोग देखने के लिए तरसते थे। इंडिया में ना नया नया सिनेमा का क्रेज था कि हीरो कैसा होता, गुंडा कैसे मार रहा है, क्या मार रहा है, कैसा सीन। तो कहते थे जहां जहां अमिताभ बच्चन चुनाव का प्रचार के लिए जाता वहां वहां लोग वोट देने अमिताभ बच्चन को देखने आते कि अच्छा जो टीवी में दिखता है वो फिल्म ये है वो। मतलब आपने उस समय की बात तो छोड़ो, आपने अभी भी अमिताभ बच्चन नहीं देखा होगा। तो अमिताभ बच्चन अगर आपके गली मोहल्ले से निकल गया, जैसे कोटद्वार में था, अमिताभ बच्चन कोटद्वार आ जाए तो कोटद्वार में भीड़ लग जाएगी कि अमिताभ बच्चन को देखेंगे, अमिताभ बच्चन को क्यों? क्योंकि जिन बंदों को हमने हमेशा स्क्रीन के अंदर ही देखा है वो सामने से आ जाएगा तो थोड़ा सा होता है ना अंदर की जिजीवी सा कि कौन है यार, देखे तो इसे कैसा है भैया। तो अमिताभ बच्चन उस समय जब चुनाव के प्रचार में जाता तो लोग इसको देखने के लिए चले जाते, भीड़ लग जाता, हुजूम लग जाता। अमिताभ बच्चन की फेस वैल्यू उस टाइम तकड़ी थी, इसीलिए 1984 में अमिताभ बच्चन ने उस आदमी को हरा दिया जिसको हराने के लिए कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर कम पड़ रहे थे। और सोचो उसके बाद अमिताभ बच्चन एक घोटाले में पकड़ा गया, और अमिताभ बच्चन ने उसी दिन से शपथ ले लिया कि आज के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ राजनीति। अगर सोचो अमिताभ बच्चन उस दौरान राजनीति को कंटिन्यू करता और राजनीति में रहता तो आज अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता। आज अभिषेक बच्चन तो कोई जानता भी नहीं, अभिषेक बच्चन कोई नेता रहता, ऐसा राय की शादी सलमान खान से हो जाती। सोचो तुम अगर अमिताभ बच्चन चुनाव में रहता तो। और आज पार्लियामेंट में 545 लोकसभा की सीटें, तुम कितनों को जानते हो बताओ? 4-5 को ही जानते होंगे, 10 को जानते होंगे, मगर अमिताभ बच्चन को पूरी देश दुनिया जानती है। तो अमिताभ बच्चन ने क्या फैसला लिया? अदरवाइज अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन नहीं रहता, यहाँ तक कि सलमान भाई की भी शादी हो जाती। ठीक है, तो समझो इन बातों को, कहानियां सुनोगे या तुम्हें रियलिटीज पता चलेगी तो चीजें याद होने में आसानी होगी। तो अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गया था, अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गया था।
कब? 1984 में। कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा। इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन तुमने कमेंट करके मुझे बताना है, हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपनी आत्मकथा लिखी, अंग्रेजी में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी, और ये आप मुझे कमेंट करके बता देना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो हम तो पढ़ रहे थे पर्वतीय विकास निगम। तो पर्वतीय विकास निगम मैंने बताया तुम्हें टूट गया था 1976 में। 1976 में से दो हिस्से आए, एक आया GMBN गढ़वाल मंडल का विकास निगम और कुमाऊं मंडल का विकास निगम। 31 मार्च 1976 BPDO के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने देखा नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में कुछ फैक्ट। ऐसे एकमात्र व्यक्ति तो दो राज्यों के सीएम थे, यूपी के भी सीएम थे, यूके के भी सीएम थे। एंड उसके बाद हमने हेमवती नंदन बहुगुणा पढ़ा, और हेमवती नंदन बहुगुणा का आपने आत्मकथा मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या है और क्या नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने के बाद अब नई डेट लिखिएगा, नया मुद्दा लिखिएगा, क्या क्या हो गया। 1993 तो हमने पहले लिख लिया था कल, जहां पे हमने रमाशंकर कौशिक समिति पढ़ी होगी। अब लिखिएगा आगे जाके 1994, ठीक है। ये बीच में एक पॉइंट अलग से आ गया था, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। 1994 में एक समिति बनी थी, विनोद बर्थवाल समिति। विनोद बर्थवाल समिति। तो क्वेश्चन आएगा विनोद बर्थवाल समिति कब बनी? 1994 को बनी। और कल वाले नोट्स देख लेना, कोई भी समिति बनती है तो कुछ काम से बनती है। तो कल वाले नोट्स में आपका बनाई थी रमाशंकर समिति या रमाशंकर कौशिक समिति बनाई थी आपने कल, राजधानी के चयन के लिए। तो रमाशंकर कौशिक समिति की जांच के लिए। तो रमाशंकर कौशिक समिति तो बनी थी, मगर रमाशंकर कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में सही तथ्य रखे कि नहीं रखे हैं? रमाशंकर कौशिक समिति सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है? इस रमाशंकर कौशिक समिति की जांच के लिए एक नई समिति बन गई, और उस समिति का नाम क्या था? विनोद बर्थवाल समिति। यह पॉइंट आप ध्यान में रखना, क्या है क्या नहीं। इसके अलावा एक और डेट याद रख लीजिएगा, 16-17 अप्रैल 1994। 16-17 अप्रैल 1994 को मेरे दोस्तों क्या आपको याद करना पड़ेगा? तो 16-17 अप्रैल 1994 को आपको याद करना है उत्तराखंड पीपुल फ्रंट। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट एक नई ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नई संस्था बनी थी, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट। तो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट भी 16-17 अप्रैल 1994 की। ये तो आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट करके चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। अब चीज़ों को समझते हैं, चीज़ें कैसी कैसी हुई, कैसे कैसी नहीं हो, उनको देखते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग दिखिएगा। अब आगे चीज़ें समझते हैं क्या होता है। अभी तक तो हम लाइन से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का कहीं ना कहीं मुद्दा, मतलब, संबंध उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए। अब ना एक ऐसा साल आता है सामने कि लोगों का मुद्दा ही भटक जाता है पृथक राज्य से बनाने के। लोग पृथक राज्य की जगह कहीं दूसरी जगह ही भटक जाते हैं। लोग पृथक राज्य की जगह कहीं दूसरी जगह ही भटक जाते हैं। क्या हुआ मुद्दा, वो समझते हैं। 1994 अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब डायरेक्ट हमें 1994 का वर्ष पढ़ना है। 1994 में बहुत सारी चीजें होती है। 1994 की पहली चीज, पहला ड्रामा होता है मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव, इस समय मुलायम सिंह यादव जी के पास यूपी की सत्ता है। यूपी की गद्दी पे या यूपी के सीएम की कुर्सी पे मुलायम सिंह यादव बैठे हुए हैं। ठीक, क्या हुआ है मुलायम सिंह यादव ने, इन्होंने क्या किया, समझो इस बात को। SC, ST और OBC आरक्षण ही बढ़ा दिया। और इन्होंने आरक्षण क्या कर दिया था उसको समझते हैं। 21, 2 और 27%। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा मुलायम सिंह यादव की नई आरक्षण पद्धति कब आई, नई आरक्षण स्कीम कब आई। तो मुलायम सिंह यादव, मेरे दोस्तों समझो इस बात को, मुलायम सिंह यादव 1994 में ना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव देसी लोग हैं,
यूपी के लोग हैं, देहात वाले पोर्शन के लोग हैं, और वहाँ पे जो भी यादव कास्ट रही होगी ना उस समय, वो भी ओबीसी में आती थी। और इन्होंने यूपी की बहुत सारी जातियों को, यूपी की बहुत सारी जगहों को ओबीसी क्षेत्र में घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। और ओबीसी तो बनाया बनाया, एक साइड से तो बहुत सारे लोगों को ओबीसी बना दिया अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी वालों को, जिधर से वोट बैंक ज्यादा आ रहा था, और साथ साथ में आरक्षण भी बढ़ा दिया। और देखो ओबीसी वालों को कितना आरक्षण दे दिया, 27% ओबीसी वालों को आरक्षण दे दिया। एससी का आरक्षण बढ़ गया 21%, एसटी का 2% रहा आरक्षण। और सिर्फ अब उत्तराखंड के लोग पृथक राज्य की बात नहीं कर रहे। अब हमारा मुद्दा, पहाड़ के लोगों का मुद्दा एक तरफ चला गया कि इस आरक्षण को खत्म करो यार, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ओबीसी उस समय सारे यूपी में थे, पहाड़ों में तो कोई ओबीसी था ही नहीं। और एक तो पहाड़ी लोग क्या बोले कि अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ। और अलग राज्य तो तुम बना नहीं रहे हो, और ऊपर से तुमने एक ऐसा आरक्षण सिस्टम लाया कि जो मैदानी भागों के लोगों को ही मिल रहा है, अब पहाड़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। पहाड़ के लोगों का एक सर्टिफिकेट बनता था, हिल सर्टिफिकेट, पर्वतीय सर्टिफिकेट। क्या उस पर्वतीय सर्टिफिकेट कोई वैल्यू भी है? कुछ मिलता भी है उससे? हाँ, आर्मी में कभी उसकी हाइट में छूट मिलती थी बस, अगर आर्मी की वैकेंसी भर्ती मानने कोई जाता था तो उसका भी देते थे आरक्षण पहाड़ के लोगों को, पर नहीं मिलता है कि नहीं? ये बात है, हर जगह क्षेत्र के मुद्दे पे आरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र में चले जाओगे ना तो जो मराठी होता है पहले उसको जॉब में 30% का आरक्षण मिलता है, उसे अपने लोकल के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। यहां भी मिलना चाहिए था पहाड़ी लोगों को बढ़ावा, क्योंकि उत्तराखंड को पर्वतीय क्षेत्र के रूप में अलग राज्य बनाया गया था। अब जब वो वापिस आते हैं तो मुलायम सिंह यादव ने नई आरक्षण पद्धति को कब शुरू किया था? तो मुलायम सिंह यादव ने नई आरक्षण पद्धति को 1994 में शुरू किया था। और इसमें मेनली किसको फायदा हुआ था? ओबीसी को फायदा हुआ था। और ओबीसी का आरक्षण बढ़ के कितना हो गया? 27% उस समय मुलायम सिंह यादव। और अब जनता का दिमाग किधर चले जाएगा कि पहले इस आरक्षण को खत्म करो, क्योंकि पहाड़ की जनता को ही सबसे ज्यादा नुकसान इसका होने वाला था। समझ में आ रही बात? और सबसे ज्यादा विरोध इसका कौन करती? बच्चे, युवा। देखो, अगर अभी भी ओबीसी का 27% का आरक्षण कर देंगे, जैसे मेरी माताजी है, मेरी माताजी हाउसवाइफ है, गांव में है, मेरी माताजी ने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, 4-5 पढ़ा अपने ज़माने का, तो घर में कुछ करती नहीं है मेरी माताजी, तो मेरी माताजी का आरक्षण से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मेरी माताजी को आरक्षण का इफेक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली, कि मेरी माताजी का लड़का मैं, और आरक्षण की वजह से मेरी नौकरी नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं मम्मी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी। तो आप समझ पा रहे हो, आरक्षण का ज्यादा इफेक्ट बुजुर्गों को नहीं, युवा वर्ग को ज्यादा पड़ रहा था। तो युवा वर्ग इसका ज्यादा विरोध करेगा, आगे देखते हैं, क्योंकि आरक्षण तो हो गया है, बढ़ा दिया है, अब पहाड़ के लोग विरोध तो करेंगे ना। कैसे कैसे विरोध होता वो समझते हैं। पहले ये तो उस समय का आरक्षण था। अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा वर्तमान में आरक्षण की कंडीशन क्या है, तो वर्तमान में आरक्षण की कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन पेपरों में आते तभी बता रहा हूं। तो वर्तमान में 19/4/14 अभी क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में एससी को कितना आरक्षण मिलता है? 19%। एसटी को कितना मिलता है? 4%। और ओबीसी को कितना मिलता है? 14% वर्तमान में। अब मुलायम सिंह यादव ने कितना कर दिया? 14 दूनी 28, लगभग पूरा दुगना कर दिया था। तो लोगों ने विरोध कर दिया कि यार इतना आरक्षण देना भी सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, मुलायम सिंह यादव ने नई आरक्षण पॉलिसी, नई आरक्षण स्कीम कब लाई? 1994 में लाए। और इस आरक्षण स्कीम में क्या हुआ था वो चीजें तुम समझ गए होंगे। इस आरक्षण स्कीम में ये सारी चीजें हुई थी। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब इसका आरक्षण का विरोध तो हो गई, मुलायम सिंह यादव जी के आरक्षण पद्धति का विरोध होगा, हाँ कि ना? यार विरोध तो करना बनता है। हम लोग तो अभी भी आरक्षण के विरोध कर देते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आरक्षण करो, ओके, आरक्षण करना भी चाहिए, बट इतना थोड़ा ना करना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही एक पार्टी को बिल्कुल ही कम कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें नहीं है। और इसका आरक्षण के विरोध में सबसे पहले एक डेट आती है 7 अगस्त 1994। और आरक्षण का विरोध में किसके द्वारा किया जाता है? इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। उत्तराखंड में आरक्षण का विरोध इंद्रमणि बडोनी के द्वारा किया जाता है। और इंद्रमणि बडोनी को क्या कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी को बोलते हैं उत्तराखंड का गांधी। भाई, जिस बंदे की तुलना, जिस व्यक्ति की तुलना गांधी जी से की गई होगी, इट मीन्स ये भी तो गांधी जी की तरह रहे होंगे यार, निडर, निर्भीक और हर आंदोलन में मजबूतता से खड़े होने का जज्बा, और अंग्रेजों को बिना हिंसा किए अंग्रेजों को इस देश से भगाने में अग्रणी भूमिका निभाना। तो कुछ ना कुछ तो इंद्रमणि बडोनी जी ने भी किया होगा, गांधी जी से ऐसी तुलना नहीं की जाती।
आजकल के कुछ लोग होते हैं ना, युवा वर्ग, जानकारी तो कुछ रखते नहीं है, गांधी जी की बायोग्राफी तो कभी पढ़ी नहीं होगी, गांधी जी के बारे में नॉलेज तो कुछ होगा नहीं, और गांधी जी या नेहरू जी को गाली देते रहते, कुछ भी बोलते रहते। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने से पहले उसके बारे में जान तो लो कि आप सही बोल रहे हो, या ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के और कुछ भी हम बोल रहे हैं। कि कभी तुमने पढ़ी गांधी जी की बायोग्राफी? नहीं पढ़ी, तो उसने गलत किया है, सही किया है, कैसे किया है, क्या है, गांधी जी के बारे में क्या ही पता हम लोगों को। ठीक है ना। नोटों पे फोटो छापना छोटी मोटी बात नहीं है। अरे मुगल वंश के हर एक राजा भी नोटों पे अपनी फोटो नहीं छाप सकता था। दिल्ली सल्तनत में भी लोगों की, राजाओं ने अपनी नाम नहीं छाप सके नोटों पे, सिक्कों पे। बड़ी मुश्किल से किसी किसी का नाम मिलता है। राजाओं के, राजा भी सिक्कों पे अपने नाम और मूर्ति, अपना नाम, फोटो नहीं छपा सके थे। गांधी जी के नोटों, हमारे देश के तो नोटों पे भी गांधी की फोटो अभी भी आती है, राजा महाराजा वाले पॉलिसी में भी नहीं। तो ऐसी होगा छोटा मोटा हल्का आदमी, नोटों पे फोटो आना छोटी मोटी बात है? तुम्हारे अखबार में ना है और गाली देते हैं गांधी जी को लोग, बहुत सारे लोग देते हैं। आपके व्हाट्सएप में भी होंगे एक दो लोग जो देते होंगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो 7 अगस्त 1994 को नई आरक्षण पद्धति जो लाए थे मुलायम सिंह यादव, इसका विरोध किसने किया? इंद्रमणि बडोनी ने किया। और कहाँ पे किया? तो इसका विरोध किया था इन्होंने पौड़ी में किया था शुरू। और पौड़ी में क्या विरोध किया? इन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि ये आरक्षण जो पद्धति है, ये आरक्षण पद्धति को वापस लो, ये पहाड़ के युवाओं के लिए गलत है। और वाकई में गलत है, क्योंकि ओबीसी उस समय पहाड़ों में थे ही नहीं, सारे यूपी में थे। तो इनका कहना भी सही था। तो क्वेश्चन आएगा, मुलायम सिंह यादव के आरक्षण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? इंद्रमणि बडोनी ने किया। और कब विरोध किया था? 7 अगस्त 1994 को किया। और कहाँ पे किया था? पौड़ी में। पौड़ी में किया था, लिखा है पौड़ी। और उत्तराखंड के गांधी आपको पता है। अब यार उत्तराखंड के गांधी थे और उस समय बहुत बुजुर्ग अवस्था में थे। इंद्रमणि बडोनी का जन्म 1924 में हो गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे जितना याद आ रहा है 1924 में इनका जन्म हो चुका है। तो देखो लगभग 60-70 साल के हो गए, तो बुजुर्ग थे। और लोग, पुलिस वालों ने, उस समय उत्तराखंड तो आज़ाद हो चुका है, भारत तो आज़ाद, आज़ादी के बाद की बातें तो है, आज़ाद तो हम 47 में हो गए थे। तो पहाड़ों में भी ना यूपी की पुलिस ज़्यादा रहती थी, यूपी की पुलिस, नीचे के लोग तो थोड़ा निर्दयी टाइप कर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। और आंदोलनों में भीड़ भड़क्के में तो हो ही जाता है। और इन्होंने इंद्रमणि बडोनी को गिरफ्तार किया और डंडे डुंडे भी लगा दिए होंगे 2-4। तो लोगों में क्रोध आ गया, कैसे भाई इंद्रमणि बडोनी पे हाथ उठाया जा सकता है? और अगर वो बंदा आंदोलन कर रहा तुम कैसे घसीट के लेके जा सकते हो? लोगों को भावनाएं आहत होगी, नहीं इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी कैसे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब लोगों में गुस्सा आ गया और लोग 8 अगस्त 1994 को सारे लोग धरना देने पहुंच गए पौड़ी में। पौड़ी में दारे लोग विरोध करने आ गए। लोगों ने बोला आरक्षण वारक्षण जाए भाड़ में, तुमने इंद्रमणि बडोनी को कैसे मार दिया, इतने बुजुर्ग आदमी को, उत्तराखंड के गांधी को। और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लग गए। पौड़ी में विरोध कर दिया, पौड़ी में विरोध कर दिया। किसका विरोध हुआ? आरक्षण का विरोध हुआ। तो पौड़ी में आरक्षण के विरोध में रैली का, महान रैली का आयोजन कब हुआ? 8 अगस्त 1994 को। कहते हैं उस समय 10,000 लोग इस रैली में शामिल हुए थे। बहुत बड़ी बात होती है। पौड़ी इतना सा तो है, छोटा सा मार्केट है पौड़ी का। अभी आजकल चर्चाओं में कि बस अड्डा बन गया, बोला वहाँ पे कोई होगा पौड़ी का, तो बन गया कि नहीं बना भगवान जाने। मगर फेसबुक में देखा था मैंने, कह रहे थे कि बस अड्डा बन गया, सालों से वो बस अड्डे की मांग कर रहे हैं। तो छोटा सा मार्केट है पौड़ी का, वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई। और इस भीड़ में फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज, डंडा चार्ज किया और यहाँ पे एक व्यक्ति शहीद हो गए थे। उन व्यक्ति के शहीद का नाम क्या है? उत्तराखंड को बनाने के लिए ना माय फ्रेंड बहुत लोगों ने शहादत दी है, ऐसे ही उत्तराखंड नहीं बना है। तो जीत बहादुर गुरंग, तो एक नाम याद रखिएगा, जीत बहादुर गुरंग। और आपने बीपीडीओ का पेपर चेक किया होगा, बीपीडीओ का दोबारा भी पेपर होने वाला है, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन था कि एक शहीद का नाम दिए थे, निम्न में से किस कांड से संबंधित है? तो क्वेश्चन आ जाएगा, जीत बहादुर गुरंग जी शहीद तो हुए, मगर किस आंदोलन से संबंधित है जीत बहादुर गुरंग जी? तो जीत बहादुर गुरंग जी पौड़ी क्रांति से संबंधित है, या पौड़ी में आरक्षण के विरोध में जो 8 अगस्त को पौड़ी क्रांति हुई थी, हजारों लोग जहाँ पे आए थे वहाँ पे ही ये चीज़ें शहीद हुई थी। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। अब यहाँ पे तो ये चीज़ें हो गई है, पौड़ी में क्रांति हो गई है। पौड़ी की क्रांति के बाद चीज़ें क्या होती वो समझते हैं। ये कब की बातें हैं? 8 अगस्त की बातें हैं। मामला शांत हो गया। अब अगस्त के बाद सितंबर आता है और पहला पॉइंट आता है 1 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर 1994 को होता है खटीमा कांड।
1 सितंबर 1994 को होता है खटीमा कांड, और ये खटीमा कहाँ पे पड़ता है आपका? उधम सिंह नगर में पड़ता है। 1 सितंबर 1994 को होता है खटीमा कांड, और खटीमा पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में। और खटीमा में भी क्या हुआ, सारे युवा वर्ग वहाँ पे शामिल होने आ रखे थे, आरक्षण का विरोध करने आ रखे थे कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपने आरक्षण को वापस लो। और युवा वर्गों पर पुलिस वालों ने अगेन गोली चलाई, और यहाँ पे 25 लोग शहीद हुए। 25 युवा यहाँ पे क्या हो गए? शहीद हुए। 25 के नाम लिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास किताब होगी, किताबों में मिलेंगे, तो आप इन 25 के नाम पे एक नज़र मार लेना। वैसे यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा, इतने ज़्यादा शहीदों के नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 25 लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे। अब लोगों में भरपूर गुस्सा था, इसकी जांच चली थी बाद में, और कभी बोलेंगे खटीमा कांड की जांच हेतु एक कमेटी बैठाई गई थी। कमेटी बैठाई गई थी, और खटीमा जांच की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे एस श्रीवास्तव कमेटी। तो क्वेश्चन आएगा खटीमा कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो एस श्रीवास्तव कमेटी बनी थी, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम से कमेटी बनती है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आरक्षण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? युवा वर्ग पे। तो युवा वर्ग इसका विरोध कर रहा था पहाड़ का, कि यार तुम एक ही कम्युनिटी को या एक ही लेवल को या एक ही क्षेत्र को इतना आरक्षण कैसे दे सकते? नहीं यार, पहाड़ में तो ओबीसी है ही नहीं, और हम पहाड़ियों को तो ओबीसी मतलब आरक्षण मिलेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? सारा यूपी वालों को मिल जाएगा ओबीसी का दर्जा। अभी तो ओबीसी पहाड़ों में थोड़ा बहुत है भी, कि टिहरी डैम की वजह से जिनको निष्कासित किया था उनको भी ओबीसी का दर्जा मिल गया। पाबो पैठानी साइड भी लोगों को ओबीसी का दर्जा मिला है। अभी सुन रहे कि जोशीमठ में, तुमने देखा होगा 2-4 पहले मैंने जोशीमठ धसक गया था, तो जोशीमठ के लोगों को अगर वहां से पुनर्वासित करेंगे तो उनको भी शायद ओबीसी का दर्जा मिलेगा। मगर उस समय तो ओबीसी था ही नहीं पहाड़ों में, और यहां पे लोग शहीद हो गए। अब लोगों में इसका गुस्सा आया, और अगले ही दिन गढ़वाल में इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला। और गढ़वाल में मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है, अगले ही दिन 2 सितंबर को क्या हो गया था? अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को कौन सा कांड हो गया था? मसूरी कांड हो गया था। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हो गया था। और यहाँ पे लोगों में ना बहुत क्रोध था कि तुमने इन बच्चों की जानें कैसे ले ली, इन बच्चों पे गोली कैसे चला दी। और आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है, अभी भी तो आंदोलन करते। बेरोजगार संघ देहरादून में आंदोलन नहीं कर रहा था क्या? पुलिस वाले गोली चला के मार थोड़ा ना देंगे यार। ऐसी चीजें तो तब होती थी जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के। ये तो आजादी के बाद की बात है, 94 की। तुम में से तो कोई 94 में पैदा भी हो गया होगा, अन्नी भी हुआ होगा, तुम 2000 के भी होंगे, 96 तुम्हारे जन्म से 2-3 साल पहले की बात है ये। तो तुम ऐसे कैसे गोली चला सकते हो यार? आजादी के बाद भी यार अपने देश के पुलिस वाले गोली चला रहे। भाई यार कितनी बुरी बातें थी। ऐसे नहीं बना उत्तराखंड। जस्ट इमेजिन, सोचो यार कि आप आंदोलन कर रहे आजादी के बाद भी, अब पुलिस वाला तुम पे गोली चला दे। इससे बड़ा तो मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ था, भी पढ़ेंगे, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो मसूरी कांड हुआ था, यहाँ पे लोगों में गुस्सा था। तो यहाँ पे लोगों ने सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार के जितने भी हॉस्पिटल थे या सरकारी विद्यालय थे, सरकारी थाने थे, इन सब पे लोगों ने आग लगा दी, पत्थर फेंक दिए, अलाना फलाना सब कुछ कर दिया। तो यहाँ पे जनता और पुलिस के पास क्या हुआ था? एक टकराव हुआ था, एक लड़ाई झगड़ा हुआ था। और इसमें एक पुलिस वाला भी, पुलिस अधीक्षक का नाम आता है, उसका नाम आता है उमाकांत त्रिपाठी जी। उमाकांत त्रिपाठी जी भी क्या हो गए? शहीद हो गए। गुस्से में थी जनता, उन्होंने पुलिस वालों पे भी पथराव कर दिया, और जो उनका पुलिस अधीक्षक था सीनियर, वही मर गया भगदड़ में। और तब पुलिस वाले भी चुप कहाँ बैठते हैं, पुलिस वालों ने भी गोली चलाई, और यहाँ पे 7 लोग शहीद हो गए थे। 7 लोग शहीद हुए थे। इनके नाम तो मुझे याद नहीं है, शहीदों के नाम प्लीज़ आप इनके नाम याद कर लेना। ये 7 नाम तो कम ही है, इनके नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। 25 नाम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर 7 नाम को एक नज़र जरूर देखना कि कौन कौन से शहीद हुए थे। पेपरों में कुछ पॉइंट नहीं है, 2-3 नाम दे देगा, बोलेगा किस कांड से संबंधित है। और इन 7 में से ना 2 महिलाएं थी, उन महिलाओं का नाम तो पेपरों में पूछा भी गया है, और ये सबको याद होगा। द फर्स्ट नेम इज हंसा धनाई और सेकंड नेम इज बेलमती चौहान। तो अगर क्वेश्चन आएगा हंसा धनाई और बेलमती चौहान का संबंध किस कांड से है, तो मसूरी कांड से है। और मसूरी में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे।
ये पॉइंट ध्यान में रखना कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और तब इस मसूरी कांड के लिए भी एक जांच समिति बिठाई गई, जैसे खटीमा कांड के लिए बिठाई गई थी। तो इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम था मुरलीधर कमेटी। इस कमेटी का नाम था मुरलीधर कमेटी। तो अगर क्वेश्चन आएगा मसूरी कांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी का नाम था मुरलीधर कमेटी। तो देखो सारा चीज किसकी वजह से हो रहा है, मुलायम सिंह यादव ने जो आरक्षण लाया। इतना आरक्षण भी नहीं लाना चाहिए था। मानते हैं आरक्षण सही है, गलत भी नहीं है आरक्षण दोस्त, वाकई में आरक्षण इतना गलत नहीं है जिस गलत वे में हम देखते हैं। मगर इतना आरक्षण कि सब आरक्षण ही स्पेशल एक कम्युनिटी को, ये गलत है। आरक्षण दो मगर एक लिहाज होगा, एक लहजा होगा उसका, बट इतना भी नहीं। तो ये गलत था, तो लोगों ने विरोध किया। तो पहला पौड़ी में विरोध होता है इंद्रमणि बड़ोनी जी, दूसरा खटीमा में होता है और तीसरा होता है मसूरी में। ठीक है, तो आज की क्लास आपके दोनों मांगे पूरी हुई। आपको 1 घंटे की क्लास सी थी, क्लास भी 1 घंटे की आपको मिलने लग गई है। आपको करंट अफेयर चाहिए था, क्लास के प्रारंभ में आपको रोज करंट अफेयर मिलेगा। आज हमने एशियन गेम की बात करी है, कल कोई न कि दूसरे गेम की बात करेंगे। फर्स्टली स्पोर्ट्स को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरओ के पेपर में तो स्पोर्ट्स सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और बस बाकी क्या है, और चैनल को थोड़ा 2-4 लोगों को सब्सक्राइब कर दो यार, भेज दो यार, शेयर कर दो। ठीक है, बाय बाय।